हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं सौरभ राठौर आज आपके लिए लेके आया हूँ फिर से 11th क्लास की फिजिक्स। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, 11th क्लास की फिजिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर में जो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस को वन बाय वन स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया था। आई थिंक न्यूटन सेकंड लॉ को एक्सप्लेन किया था, क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ। तो चलिए अब इसी चैप्टर को आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। चले आगे, हियर वी गो। ओके, तो बच्चों अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना वो है इम्पल्स। अब देखिए इम्पल्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं इम्पल्स। अब किसी भी बॉडी के ऊपर यदि फोर्स अप्लाई किया जाए और फोर्स अप्लाई करने के बाद वो सफिशिएंट टाइम मिल जाए जिससे इसकी इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाए, तो इसे हम इम्पल्स कहते हैं। इनको यूं समझिए, जैसे बाइक है, बाइक की जो सॉकर होती है, इस सॉकर का क्या काम है? क्या अभी सोचा आपने कभी कि जो सॉकर होती है, इस सॉकर का क्या काम है? विदाउट सॉकर भी तो बाइक चल सकती है, फिर भी सॉकर क्यों? तो बच्चों जैसे ही बाइक आप ड्राइव कर रहे हैं और बाइक पे जैसे ही बैठे हैं, तो जो जर्क वाली प्लेस होती है, जर्क वाली प्लेस में जो है वो सॉकर इलास्टिसिटी को, इट मींस जैसे आप बाइक पे बैठे हैं फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई होती है और फिर उसका इफेक्ट कम हो जाता है। इनको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए चाइना डिश, ग्लास वेयर्स, जो ये ग्लास है, ये जो ग्लास आर्टिकल्स, चाइना वेयर्स आर्टिकल्स जो होते हैं, इनको जो ना रैप कर दिया जाता है न्यूज़पेपर से। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्ट कोलाइड ना करे, डायरेक्ट आपस में स्ट्राइक ना करे। स्ट्राइक करते ये टूट जाएगी, ब्रेकेबल है। यदि बीच में रैपर्स होगी तो इसकी इफेक्ट कम हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं इंपल्स फोर्स। हम यूं कह सकते हैं, इफ एन एक्सटर्नल फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन द बॉडी and body can be spent sufficient time which is neglected the effect of force is called impulse। जैसे मान लीजिए ये डंडा है, इस पे हाथ पे हम स्ट्राइक करवाते हैं। यदि ये डायरेक्ट स्ट्राइक होती है तो क्या होता है, इंजर्ड भी होते हैं, चोट भी लगेगी। लेकिन यदि ये क्या करते हैं, जैसे स्ट्राइक हुई और ये धीरे 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 इस फोर्स का इफेक्ट कम कर दे, तो इसे हम कहते हैं बच्चों इंपल्स। तो इंपल्स एक लाइन में आप ऐसे कह सकते हैं, यदि बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो, बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो और सफिशिएंट टाइम मिल जाए जिससे फोर्स की इफेक्ट कम हो जाए, उसे ही हम इंपल्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? एनी मोर डाउट्स? नो? ओके। तो देखिए इंपल्स में फोर्स इनटू में टाइम, ये है इंपल्स। हम यूं कह सकते हैं, इफ एन एक्सटर्नल फोर्स आर अप्लाइड ऑन द बॉडी, applied on the body and body can be spent sufficient time and effect of forces negligible is called impulse। Is that clear? If an external forces are applied on the body and body can be spent sufficient time and effect of forces are negligible, is called impulse। तो इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अब देखिए इनकी यूनिट, इम्पल्स की क्या यूनिट होगी, न्यूटन सेकेंड। एसआई यूनिट न्यूटन सेकेंड। न्यूटन को ऐसे लिख सकते किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और ये सेकेंड
-2 और +1, -1 तो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, और सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, और डायमेंशन लिखते हैं तो MLT-1। ये है बच्चों इंपल्स की यूनिट एंड डायमेंशंस। ये यूनिट जो है बच्चों ये है एसआई यूनिट, ये जो है ये है सीजीएस यूनिट, और ये है डायमेंशन, है ना। चलिए, अब जो इंपल्स होता है बच्चों ये डेफिनिट मैग्नीट्यूड और डेफिनिट डायरेक्शंस को शो करता है। तो हम यूं कह सकते हैं इट पोजेज द डेफिनिट मैग्नीट्यूड एंड डेफिनिट डायरेक्शंस, hence it is vector quantity। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। तो इंपल्स को यूं लिख सकते हैं आई इक्वल टू फोर्स इनटू में टाइम। ठीक है, चलिए इनको हम ऐसे देखते हैं। हम जानते हैं वी नो दैट according to second law of motions, क्या F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp अपॉन में dt, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते F इक्वल टू k dp अपॉन में dt, और k की वैल्यू है 1, तो F इक्वल टू dp अपॉन में dt, है ना। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और ये हो गया F dt इक्वल टू dp, है ना। अब इनका हम इंटीग्रेशन लेते हैं बच्चों। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड F dt 0 to t dp p1 to p2, F कांस्टेंट है बाहर निकालिए, अंदर dt 0 to t, और ये dp का हो गया p, और ये p2 और ये p1, तो dt का t तो F t माइनस 0 इक्वल टू p2 माइनस p1, तो F t इक्वल टू p2 माइनस p1, इट मीन्स I इक्वल टू p2 माइनस p1। द चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो बच्चों ये है इम्पल्स। इज दैट क्लियर। बिल्कुल ही सिंपल है कि फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी पे और फोर्स का इफेक्ट कम हो जाए, यही तो है इम्पल्स, है ना। चलिए, तो बच्चों अब जो है इम्पल्स के बाद हम इनकी एप्लीकेशंस देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी डेली लाइफ में ऐसी ऐसी इवेंट्स, ऐसी ऐसी फिनोमिना होती है जो कि डायरेक्टली फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन अब इसके पीछे रीजन क्या है, इस रीजन को हम नहीं जान पाते। तो चलिए कुछ ऐसे ही इवेंट्स और ऐसे ही फिनोमिना जो डायरेक्टली इंपल्स से रिलेटेड है उनकी हम स्टडी करने जा रहे हैं, है ना। तो देखिए वन बाय वन कुछ इनके एप्लीकेशंस हैं जो कि इंपल्स से रिलेटेड है। इट मींस इंपल्स ही यूज हो रही है। तो देखिए सबसे पहली बात एप्लीकेशंस ऑफ इंपल्स में, जैसे आप 11th के बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते होंगे या क्रिकेट देखते भी होंगे, है ना। जो खास करके जो स्पोर्ट्समैन है उसका ज्यादा ही इंटरेस्ट होगा, है ना। हर एक बच्चे की अलग अलग इंटरेस्ट होती है। लेकिन जब आप क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसमें एक सिचुएशंस होती है जिसमें इंपल्स यूज होता है। देखिए जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, दो टीम, एक टीम की बैटिंग आती है और दूसरी टीम की फील्डिंग। तो जब जिस टीम की फील्डिंग आ रही है
जब फील्डिंग कर रहे हैं आप, फील्डर का काम क्या होता है, बॉल को बाउंड्री से बाहर जाने से रोकना, है ना। तो इसी दौरान क्रिकेट खेलते वक्त जैसे बॉल को बिल्कुल हवा में जाती है, तो फिर उस बॉल को हम कैच करते हैं, जो फील्डर है वो कैच करता है। तो कैच करते वक्त देखिएगा सिचुएशंस क्या बनती है। जैसे ये क्रिकेट की बॉल आई और इसे हमें कैच करना है, कैच करते वक्त बॉल को हम क्या करते हैं, बॉल के साथ साथ पीछे कुछ दूर तक जाते हैं। तो इसमें क्या है कि बॉल डायरेक्ट आई बिल्कुल फुल ऑन स्पीड में, और यदि हाथ से डायरेक्ट ये स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, आप इंजर्ड हो जाइएगा और बॉल कैच भी नहीं हो सकती है। लेकिन यदि कैच करते वक्त बॉल के साथ 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 हाथ को पीछे ले जाते हैं, धीरे धीरे बॉल की स्पीड कम कर रहे हैं, तो यहां पे इंपल्स हो गया ना, फोर्स इनटू में टाइम, इंपल्स हो गया और बॉल को इजीली कैच कर सकते हैं। जैसा फील्डिंग में भी मैं बात कर रहा हूं, जो प्लेयर शॉट्स पे होते हैं, बिल्कुल शॉट्स पे होते हैं या पॉइंट पे, यहां पे बॉल जो है बिल्कुल बोल्ट की स्पीड से निकलती है। तो इतनी स्पीड को बॉल को एकदम से कंट्रोल करने के लिए देखिए ये फील्डर बार बार डाइव लगाते हैं। डाइव लगाने का ऐसे शौक नहीं होता है, इसकी मजबूरी है कि बॉल इजीली कैच हो पाए। तो जैसे यहां पे बॉल आई, बॉल को पकड़ने के बाद ये घुमा के धीरे धीरे बहुत दूर तक, जितनी ज्यादा स्पीड में होगी बच्चों, बॉल की स्पीड को ऐसे धीरे 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 कम किया जाएगा। इट मीन्स फोर्स का इफेक्ट कम करना है। यहां पे भी है इंपल्स। इज दैट क्लियर? देखिए फर्स्ट ईयर, एक क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। क्या कह रहा है कि जो क्रिकेट प्लेयर है वो जब कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ बॉल के साथ खींचता है, बिकॉज व्हेन बॉल आर डायरेक्टली स्ट्राइक विद आवर हैंड then hand are injured in small interval of time, but if the player lower his hand then spend sufficient time and its effect are decreased and we are safe from injury. Is that clear? क्या जैसे ही बॉल आती है, यदि डायरेक्ट टकराएगी, डायरेक्ट रुकेगी, तो हम इंजर्ड हो जाएंगे और फिर बॉल कैच भी नहीं हो सकती है। एक ही लाइन में, क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल बिकॉज इफेक्ट ऑफ बॉल्स आर नेग्लिजिबल ड्यू टू स्पेंड ऑफ सफिशिएंट टाइम। चलिए दूसरी बात, अब देखिए जैसे नीचे ये सीमेंटेड फ्लोर है, अब कोई पर्सन, कोई बच्चा फर्स्ट फ्लोर से सीधा जंप कर रहा है, यदि वो जंप करता है तो डायरेक्ट सीमेंटेड फ्लोर पे जो आवर फुट है इनकी स्ट्राइक होती है और इसमें टाइम बहुत ही कम होती है, फिर हम इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन यदि यहीं पे मान लीजिए रुई की ढेर हो, कॉटन, रेत हो, पानी हो, फिर जो ना धीरे धीरे इस फोर्स की इफेक्ट कम हो जाएगी, टाइम मिल जाएगा। रुई होगी, रुई तो टाइम मिल जाएगा ना ऊपर से नीचे आते वक्त, तो हम इंजर्ड नहीं होंगे। तो कह रहा है कि इसमें टाइम कम है इसलिए इंजर्ड हो जाएंगे और यहां पे कम इंपल्स फोर्स प्रोड्यूस होगी। कह रहा व्हेन ए पर्सन फॉल्स फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ऑन ए सीमेंटेड फ्लोर देन फुट्स एंड हैंड्स ऑफ पर्सन डायरेक्टली स्ट्राइक विद सीमेंटेड फ्लोर and spend small interval of time and directly injured because impulsive force are negligible. Is that clear? इसमें इम्पल्स बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से ये पर्सन इंजर्ड हो रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट, चाइना वेयर्स। आपके घरों में बहुत सारी ऐसी प्लेट, कप, कटोरी वगैरह होगी जो कि चाइना वेयर्स होगी या ग्लास की होगी, चीनी मिट्टी की होगी या ग्लास की होगी। तो बच्चों ये जब पैकिंग आती है ना, तो इसके साथ में क्या, जैसे ये चाइना वेयर्स, मान लीजिए ग्लास है, फिर ग्लास के साइड में ये थर्मोकोल की शीट, या नहीं तो उसमें क्या करते हैं रैपर्स, न्यूज़पेपर, स्ट्रॉ फिलअप कर देते हैं ताकि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्ट ग्लास वेयर्स स्ट्राइक ना हो, और स्ट्राइक होते ही ब्रेक हो जाएगी।
तो इससे बचाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, जो पेपर वगैरह वो रैप कर दिया जाता है, और पेपर इस टाइप होगी, सफिशिएंट टाइम मिलेगा और सेफ रहेगी। तो हम यूं कह सकते चाइना वेयर एंड ग्लास वेयर आर रैप्ड इन पेपर बिकॉज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशंस when two or more than two glasswares or chinawares are strike to each other, then sufficient time are spent due to wrappers and safe from breaking. Is that clear? चलिए, फिर बात आती है जैसे व्हीकल्स में आपने बाइक, कार, गाड़ी, स्कूटर ड्राइव भी किया होगा या देखा भी होगा, तो उसमें सॉकर होती है बच्चों। उस सॉकर का क्या काम, जैसे देखिए द व्हीकल लाइक स्कूटर, कार, बस, ये सब जो होती है, इसमें जो ये स्प्रिंग लाइक सॉकर होती है, तो जैसे आप बैठे होते हैं तो जर्क वाले प्लेस में सीधी फोर्स लगती है, फोर्स लगती है, स्प्रिंग इलास्टिक होती है, स्ट्रेच होती है, फिर दोबारा धीरे धीरे, तो इसमें सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, फिर हमें चोट नहीं लगती। इनको ऐसे समझिए जैसे ये साइकिल है, साइकिल के पीछे कैरियर, कैरियर पे यदि आप बैठे होते हैं और साइकिल कोई ड्राइव कर रहा है और जर्क वाले प्लेस में, तो जब आप पीछे बैठे हो तो जर्क वाले प्लेस में आपको चोट लगती है, फिर आप इंजर्ड भी हो सकते हैं। वहीं अगर आप बाइक पे बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, स्कूटी पे बैठे हैं, तो उसमें सॉकर है जिसकी वजह से सफिशिएंट टाइम मिल जाता है और आप सेफ होते हैं। तो यहां पे भी इंपल्स है, ये है व्हीकल। बॉगीज ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन के डब्बे होते हैं, दो ट्रेन के जो डब्बे आपस में जुड़े होते हैं, उनके बीच में बफर होती है, प्रेशराइज होती है, डायरेक्टली वो टकराए नहीं, तो ये बफर जो होती है इस फोर्स को कम कर देती है और एक्सीडेंट से बचाती है, ये भी इंपल्स है। फिर कह रहा है जो क्रिकेट बॉल होती है, इनको कैच करना डिफिकल्ट होता है, बट टेनिस बॉल इजीली कैच करते हैं, क्योंकि क्रिकेट बॉल हार्ड होती है और ये डायरेक्ट स्ट्राइक होगी, और डायरेक्ट स्ट्राइक होगी तो कैच करने में प्रॉब्लम होगी, चोट भी लगेगी, इंजर्ड भी हो सकते हैं। तो यहां पे इंपल्स के लिए टाइम कम मिलता है विद रेस्पेक्ट टू टेनिस बॉल। ठीक इसी तरह से जैसे कोई एथलीट पर्सन है, फास्टली रन कर रहा है, एकदम से यदि उनसे कह दिया जाए स्टॉप, क्या स्टॉप हो जाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। यदि वो एकदम से स्टॉप हो तो आगे गिर जाएगा। या इनको यूं समझिए बिल्कुल फुल ऑन स्पीड में एथलीट जा रहा और उनके आगे एकदम से डंडा लग दीजिए, स्टॉप हुआ, पैर लगते सीधा आगे पर, टाइम नहीं मिला ना। लेकिन उसी एथलीट को एडवाइस दिया जाता है रुकना है तो पीछे से अपनी स्पीड धीरे 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 कम करनी है। तो एन एथलीट इज एडवाइज टू कम टू स्टॉप स्लोली ड्यू टू इंपल्स। तो बच्चों ये सारी एप्लीकेशन जो ये हमारी डेली लाइफ में ये जो इवेंट्स हैं, जो ये फिनोमिना हो रही है, ये सब क्या है? इंपल्स ही तो है, और इंपल्स की वजह से ही तो है। तो बच्चों ये है इंपल्स। तो बच्चों ये है इंपल्स। तो इंपल्स के बारे में आपने देखा वन बाय वन स्टेप वाइज विद इन एग्जाम्पल। हर एक एग्जाम्पल को आपको वन बाय वन स्टेप वाइज समझाया गया कि कैसे इंपल्स प्रोड्यूस हो रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस की एप्लीकेशन। तो देखिए एट फर्स्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस क्या है? शायद ध्यान हो आपको, मैंने बताया था एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिएक्शंस। यदि एक तरफ से एक्शन हो रही है तो दूसरी तरफ से रिएक्शंस होगी, इसी को तो हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। तो अब देखिए इनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। जो डेली लाइफ में जितना एक्शंस होता है उतना ही रिएक्शंस है। तो एट फर्स्ट मान लीजिए जो बुक कैप्ट ऑन टेबल, जैसे टेबल पे बुक रख दिया गया, तो अब जो ये टेबल पे बुक रखा गया है, तो जो बुक्स है वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है और टेबल अपवर्ड फोर्स लगा रही है। दोनों इक्वल और अपोजिट है, इसीलिए बैलेंस्ड है। बाय द वे बुक्स यदि ज्यादा लगा दे फोर्स तो टेबल टूट जाएगी, और टेबल ने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो बुक्स हवा में पाएगी, है ना। तो यहां पे बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। हम यूं कह सकते हैं बुक्स कैप्ट ऑन टेबल, देन बुक्स
are applied the force in vertical downward. Again, tabletop is also applied the force in vertical upward. Both force are equal and opposite and obey the Newton's third law of motions. तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को ओबे करता है. तो फर्स्ट एप्लीकेशन है ये बुक्स का. दूसरी बात है, जैसे आप वॉक कर रहे हैं तो वॉक करते वक्त आप क्या करते हैं, जैसे आवर फुट्स प्रेस द ग्राउंड. जैसे आपने ग्राउंड को प्रेस किया, देखिए जैसे आपने ग्राउंड को प्रेस किया तो फोर्स डाउनवर्ड, रिवर्स में ग्राउंड जो है ना आपको आगे की तरफ धकेल दी है, जिसकी वजह से आप कंप्लीटली मूव ऑन कर रहे हैं. तो ये जो मूव ऑन कर रहे हैं ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस. एक्शन, आवर फुट्स प्रेस द ग्राउंड. अगेन ground, it means earth surface, are also applied the force in forward direction, so we are easily walk. तो बच्चों ये वॉकिंग में भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इज दैट क्लियर? चलिए अगेन स्विमिंग. स्विमिंग तो आती होगी आप लोगों को? नहीं आती तो आपने स्विमर को देखा होगा. तो जो स्विमर स्विम कर रहा है तो पानी में जब वो स्विम कर रहा है तो वो क्या करता है, पानी को पीछे की तरफ बैकवर्ड में और वो फिर अप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी. तो यहां पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितने भी स्विमर्स होते हैं वो क्या करता है, वाटर को पुश करता है बैकवर्ड में और स्विमर मूव करता है फॉरवर्ड. दोनों इक्वल और अपोजिट है. ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. फिर आपने गन देखा होगा, मूवी वगैरह में देखा होगा, या कई एक बच्चों ने फायर भी किया होगा. तो जैसे ही आप गन को फायर कर रहे हैं, रिकॉइलिंग द गन, गन को जब अब रिकॉइल होती है तो वहां पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ. जैसे ही आपने गन को फायर किया, गन से बोल्ट निकलती है लेकिन पहले वो पीछे की तरफ फोर्स लगाती है, तेज झटका, तो बैकवर्ड फोर्स और फिर बोल्ट जाती है आगे फॉरवर्ड. दोनों इक्वल और अपोजिट है. तो ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को ओबे करेगी. तो रिकॉइलिंग ऑफ गन इज आल्सो ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस. फिर रीबाउंडिंग ऑफ रबर बॉल. एक रबर बॉल लीजिए, वॉल पे स्ट्राइक करवाइए. स्लोली स्ट्राइक करते हैं तो स्लोली रिटर्न आएगी, फास्टली स्ट्राइक करते हैं तो फास्टली रिटर्न आएगी. तो बच्चों यहां पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. रीबाउंडिंग ऑफ रबर बॉल, रबर बॉल जो रिबाउंड कर रही है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है. फिर जो रॉकेट होती है बच्चों, फ्लाइट ऑफ रॉकेट एंड जेट प्लेन मूव इन अपवर्ड एंड स्मोक रिलीज इन बैकवर्ड. जितनी ज्यादा स्मोक बैक में रिलीज होगी उतनी ही अपवर्ड रॉकेट और जेट प्लेन चलेगी. यहां पे भी ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. कुल मिला के एक्शन इक्वल टू रिएक्शन. देखिए एट फर्स्ट बुक्स केप्ट ऑन टेबल, ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. फिर नेक्स्ट में वॉकिंग, जैसे आप वॉक करते हैं तो ग्राउंड को प्रेस करते हैं और फिर ग्राउंड अपवर्ड फोर्स लगाते हैं. फिर स्विमिंग में भी वाटर को पुश करते हैं बैकवर्ड और आप मूव करते हैं फॉरवर्ड. फिर इनके बाद रीबाउंडिंग ऑफ रबर बॉल को वॉल पर जितनी स्पीड से स्ट्राइक करते हो उतनी स्पीड से रिटर्न आती है. फिर रिकॉइलिंग ऑफ गन को जैसे ही फायर करते हैं तो बोल्ट आगे जाती है और गन पीछे की तरफ झटका लेती है. अब सवाल उठता है, बुलेट तो इतनी आगे जाती है और गन बस इतना सा क्यों? क्योंकि बच्चों मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी का. मास गन का ज्यादा होता है, ऊपर से हैंड के द्वारा अपोज भी तो किया जा रहा है, तो मास ज्यादा होने की वजह से इतनी दूर नहीं जा पाती. और बुलेट का मास कम होता है इसलिए आगे जाती है. फिर इनके बाद रॉकेट और जेट प्लेन मूव करते अपवर्ड और स्मोक रिलीज होती है बैकवर्ड. तो बच्चों ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो आई होप आज की क्लास में दो कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया गया और सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. क्योंकि बच्चों ये जो क्वेश्चंस होते हैं हमारी डेली लाइफ में होने वाली इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, इमेजिनेशंस करना है कि ये प्रोसेस क्यों हो रही है इसकी वजह से. तो आज की क्लास में जो भी टॉपिक मैंने करवाया आई होप आप सभी बच्चों को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा.
तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।